हाँ जी, कैसे हो? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी, आज हम जिस चैप्टर की रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलो जी, शुरू करें कथा को। लो जी, तो नाम है जी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पिछले कुछ समय से मैं कह सकता हूं कि ये एग्जामिनर का बड़ा ही फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। मेरा पेन नहीं चल रहा। चल गया, चल गया, चल गया। जी, तो मैंने कहा जी पिछले कुछ समय से ये एग्जामिनर का बड़ा ही फेवरेट टॉपिक बना हुआ है, बहुत फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। तो इसलिए इसमें से आना बहुत ज़्यादा मतलब रेलेवेंट हो रहा है पिछले कुछ समय से ये टॉपिक। तो इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ना, इसे बड़े ध्यान से इसे एग्जाम में करके भी जाना। चलिए, उबैद वानी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आपको। ईश्वर आपको सक्सेस दिलाए आपके आगे के फ्यूचर में भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। चले, मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड इट्स टाइप्स। सवाल उठा परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है। परफॉर्मेंस का मतलब वो जो गाना था ना कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो यानी कि जो वादा किया है उसको निभाना इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस। अब ये परफॉर्मेंस दो तरीके की हो सकती है, एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब, फॉर एग्जांपल मैंने कहा था नोरा से कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, वो भी तैयार थी। अब शादी वाला दिन मैं जब पूछा विवाह के लिए तो वो भी तैयार थी। तुम 7 फेरे हुए, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलिकाक्षाय मंगलाय तनो हरि, और पंडित जी ने कहा स्वाहा, विवाह संपन्न हुआ। तो यानी कि जो वादे किए थे दोनों ने वो निभा दिए। यस, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब है कि अगर मान लीजिए विवाह वाले दिन मैं नोरा के घर पे पहुंचा और उसने मना कर दिया, मम्मी इसे मना कर दो, मैं विवाह नहीं करना चाहती, क्या ये गलत नहीं हुआ मेरे साथ? गलत हुआ है। यानी कि मैंने तो परफॉर्मेंस करने की कोशिश की परंतु सामने वाली पार्टी ने मेरी परफॉर्मेंस स्वीकार नहीं की। इसे क्या कहते हैं? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। यानी कि जहां पर प्रॉमिसर ने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दिया to the promisee but offer has not been accepted by the promisee, this is called as attempted performance। तो ये क्या कहलाता है? attempted performance कहलाता है, जहां promiser ने प्रॉमिस परफॉर्म करने की कोशिश की परंतु promisee ने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। promisee ने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, दिस इज कॉल्ड एज attempted performance। क्लियर हो गई इतनी बात? बढ़ सकते हैं? चले और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है जी इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अब जो नोरा ने मना किया शादी वाले दिन, जब मैं उसके पास पूछा और उसने मना कर दिया परफॉर्म करने से, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? मतलब अगर नोरा ने मना कर दिया परफॉर्म करने से तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो देखिएगा, वेयर द प्रोमिसर ने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दिया है टू द प्रोमिसी बट इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया गया, प्रोमिसी ने मना कर दिया, तो फिर क्या होगा? देन द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस। कल को ये जमाना, कल को ये समाज मेरे को कुछ नहीं कह पाएगा कि पोपली तूने नोरा के साथ धोखा किया ना। मैंने कहा धोखा किया, मैं तो गया था,
उसी ने मना किया। नो डज ही देयर बाय लूज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और उल्टा मेरे को अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ राइट मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाली पार्टी ने ब्रीच किया है। क्या लड़कों का, क्या लौंडों का दिल नहीं होता? क्या कहते हो आप? सभी लड़के बैठे हो, क्या तुम्हारा दिल नहीं है? क्या यहां पर तुम्हारे फेफड़े हैं? तो फिर क्या दिल टूटा होगा? यस, तो डैमेजेस मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है जी। तो यानी कि यहां पर पहली बात तो प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस, और दूसरी बात नॉर डज ही लूजेस हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपने राइट भी लूज नहीं करेगा, यानी कि उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट रहेंगे जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोवाइड होते हैं। ठीक है जी। चले आगे, एक्सेप्शन कहता है जी, हाउएवर इन केस ऑफ अ पेमेंट ऑफ अ लोन, अच्छा लोन फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए तुम रीपेमेंट ऑफ लोन करने के लिए आ रहे थे, मुझे लोन की रीपेमेंट करने के लिए आए, तुम आए उठा के 2-2 हजार के नोट। मैंने कहा ये क्या 2-2 हजार के नोट कर, मैं क्या करूंगा अब? भाई साहब बंद हो चुके हैं 2-2 हजार के नोट, मैं क्या आरबीआई के पास जाके लाइन में लग जाऊंगा? मुझे नहीं पता, मुझे 500-500 के नोट में दो। तुम मुझे परफॉर्मेंस करने के लिए आए, परंतु मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस को अस्वीकार कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? क्या अब तुम्हारे पास राइट टू क्लेम डैमेजेस आ जाएगा? नहीं बेटा, तुम्हें दोबारा परफॉर्म करना पड़ेगा। यानी कि यहां पर जब मैंने परफॉर्मेंस को रिजेक्ट किया है तो कोई जेन्युइन रीजन था जिसकी वजह से रिजेक्ट किया, तो अब तुम्हें दोबारा से परफॉर्म करना पड़ेगा, ध्यान रखना। In case of a payment of a loan, any such rejection by the creditor will not discharge the debtor from the liability for the repayment of the debt। ठीक है जी। चले याद क्या करना है, मैं बताता जा रहा हूं ना चेतना, अभी तक जितना बताया सब याद करना है। एक्चुअल परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस याद करना है। एग्जांपल जहां मैंने कहा वहां याद करने, अभी नहीं कहा मैंने कहीं भी, इसलिए कॉन्सिक्वेंसेस ध्यान रखना है, एक्सेप्शन ध्यान रखना है। फिर आता है एसेंशियल फॉर अ वैलिड टेंडर, अभी तक एग्जांपल याद करने को मैंने नहीं कहा इस चैप्टर में। हाँ जी, एसेंशियल ऑफ अ वैलिड टेंडर। वैलिड टेंडर का मतलब क्या है कि ये जैसे मैंने अपना एग्जांपल लिया कि मैं जब परफॉर्मेंस करने के लिए पहुंचा, सामने वाली ने पार्टी ने मना कर दिया, तो लॉ कहता है मुझे राइट टू क्लेम डैमेजेस तो मिलेंगे, बट कुछ शर्तें हैं। यानी कि मेरी जो परफॉर्मेंस है उस पर कुछ शर्तें हैं कि मैंने परफॉर्म कैसे किया हो। पहला, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। पता लगा मैंने वहां शादी में जाकर नौरा से दहेज मांग लिया या कोई कंडीशन रख दी, नौरा को कंडीशन स्वीकार नहीं थी, इसलिए उसने मना किया है। अब लॉ कहता है कि अगर तो पोपली तूने कंडीशन लगाई थी जिस वजह से मना हुआ है, तो तेरे को कोई डैमेजेस नहीं मिलेंगे। हाँ, तेरे को कोई राइट नहीं मिलेंगे क्योंकि तूने कंडीशन लगा दी थी भाई। दूसरा, ये प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे परफॉर्मेंस की गई थी। भाई शादी का दिन था 15 नवंबर सुबह 10 बजे, मैं पहुंच रहा हूं रात को 10 बजे। बताओ, नौरा मना ही करेगी? और क्या 12 घंटे बाद पहुंचा हूं तो? ठीक है। एंड अंडर सर्कमस्टेंसेस दैट द पर्सन टू whom it is made have a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there and then to do the whole of the what he is bound by his promise to do। मतलब एंड अंडर, वैसे तो इसकी पूरी लाइन की आपको जरूरत नहीं है, आप केवल इतना सा ध्यान रखना, इट मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, दैट्स इट। बट फिलहाल बता देता हूं क्या लिखा है। एंड अंडर द सर्कमस्टेंसेस दैट द पर्सन टू whom it is made, यानी कि नोरा may have a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made, मतलब मैं is able and willing there and then to do the whole of what he is bound by his promise to do। यानी कि मैं मॉर्निंग में भी अपना वादा निभा सकता था, परंतु मैं नहीं आया, और मुझे भी पता था कि मॉर्निंग में 10 बजे का ही टाइम है, परंतु फिर भी मैं शाम को 10 बजे पहुंच रहा हूं। तो फिर नौरा जो है फिर मुझे मना कर सकती है? यस। क्यों? अगर जानबूझ के मैंने अपने वादे का उल्लंघन किया है। क्लियर हो गई थी बात? बस आप इतना सा ध्यान रखना, एसेंशियल फॉर अ वैलिड टेंडर में मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। बस आगे ये लैंग्वेज याद नहीं कर पाओगे, पक्की बात है। आगे, इफ द ऑफर is an offer to deliver anything to the promisee, then the promisee must have a reasonable opportunity of seeing that the things offered is the thing which the promiser is bound by his promise to deliver। मतलब बड़ी सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए मैंने तुम्हें टमाटर सप्लाई करने थे, तो टमाटर सप्लाई करने के लिए मैं तुम्हारे पास पहुंचा, मगर मैंने तुम्हें चेक करने का मौका ही नहीं दिया। यही पॉइंट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर भी आएगा कि जब भी आप इस तरीके का कोई कंज्यूमेबल आइटम्स लेके जाते हैं, तो सामने वाले को अपॉर्चुनिटी तो दो कि वो सैंपल से उसे कंपेयर कर सके। और अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं देते हो, मैं उसे अपॉर्चुनिटी नहीं देता, मैंने कहा जी ये पूरा ट्रक भर के आ गया तुम्हारा टमाटर का, पकड़ लो,
तुमने उसे अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी उसे कंपेयर करने की, उसे सैंपल के साथ कंपेयर करने की, तो फिर इसका मतलब तुमने अपनी परफॉर्मेंस सही नहीं की है। थर्ड पॉइंट देख लेना जी। तो 3 कंडीशन है वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस की, अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होंगी तभी माना जाएगा कि ये जो प्रॉमिसर है जिसने अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस निभाया है ये उसने सही निभाया है, अदरवाइज माना जाएगा कि उसने सही नहीं निभाया है। क्लियर हो जाएगा। चलिए, और अगर सही निभाया है तभी डैमेजेस मिलेंगे, अदरवाइज डैमेजेस नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस होली। ये एग्जामिनर का सबसे प्यारे टॉपिक, सबसे जो फेवरेट टॉपिक है उनमें से ये वाला टॉपिक आता है, सेक्शन 39, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ द पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस होली। और सबसे ज्यादा बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो भी यही आए हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। ए, अ सिंगर, पढ़िएगा जैसे, enter into a contract with B, the manager of a theater, to sing at his theater 2 nights in every week during the next 2 months. 2 nights every week, अगले 2 महीने तक मैं तुम्हारे थिएटर में 2 नाइट हर वीक में गाऊंगा, ठीक है। एंड बी एंगेज टू पे हर 100 रुपीज फॉर ईच नाइट्स परफॉर्मेंस। 6 नाइट पे ए विलफुली एब्सेंट हर सेल्फ फ्रॉम द थिएटर, बी इज एट लिबर्टी टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ही आप एब्सेंट हो गए हैं, तो जो दूसरी पार्टी है उसको ये अधिकार मिलता है, ये उसके ऑप्शन पर होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को हाँ कहे या ना कहे, मतलब आगे भी चला सकता है या हाँ भी या ना भी कर सकता है, वॉइडेबल हो जाता है। किसके ऑप्शन पर? दूसरी वाली पार्टी के ऑप्शन पर। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस होली। ये दोनों एग्जांपल ध्यान से देख लेना, क्योंकि बहुत बार यही दोनों एग्जांपल आए हुए हैं, यही दोनों एग्जांपल आए हुए हैं, ठीक है। हालांकि याद नहीं करने एग्जांपल, ये याद ये वाला पोर्शन करना है। व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म, मना कर दिया, और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, द प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। प्रोमिसी जो है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म मान सकता है। वेयर द प्रोमिसी डिसाइड टू कंटिन्यू, मतलब एक तरीके का वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कंटिन्यू भी कर सकता है या एंड भी कर सकता है। ही वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑन दिस ग्राउंड सब्सिक्वेंटली। तो फिर वो बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट को मना नहीं कर पाएगा अगर तुमने अलाउ कर दिया उसे परफॉर्म करना। फॉर एग्जाम्पल, सिंगर आया और आपने उसे अलाउ कर दिया दोबारा गाना छुट्टी के बाद भी, तो फिर तुम इस ग्राउंड पे मना नहीं कर सकते। अब इस ग्राउंड पे मना नहीं हो सकता क्योंकि तुमने स्वीकार कर लिया परफॉर्मेंस ना। इन आइदर केस द प्रोमिसी वुड बी एबल टू क्लेम डैमेजेस दैट इज सफर एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रीच। हाँ, ध्यान रखना, अगर तुम हाँ भी करते हो कि चल ठीक है यार तू परफॉर्म कर ले, छुट्टी के बाद आया कोई दिक्कत नहीं, मगर तेरी वजह से पिछली नाइट में मुझे 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, वो मैं भुगतान लूंगा तुझसे, और सामने वाली पार्टी भी अगर एग्री हो गई है तो तुम डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। अगर तुमने अलाउ की परफॉर्मेंस तब भी, और अगर ना की अलाउ तब भी, क्योंकि उसने ब्रीच किया है, तब भी तुम डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, ध्यान रखना। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोमिसी वुड बी एबल टू क्लेम डैमेजेस दैट इज सफर एज अ रिजल्ट ऑन द ब्रीच इन आइदर केस, चाहे वो हां कहे या ना कहे, चाहे हां कहे या ना कहे, दोनों ही केसेस में उसके पास राइट टू क्लेम डैमेजेस रहेगा, राइट टू क्लेम डैमेजेस रहेगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं। चले, फिर आता है जी हु में डिमांड द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड कौन कर सकता है? पहली बात है प्रोमिसी कर सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल बस ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल, राम, जय, जय ने राम को लोन दिया था, राम ने प्रॉमिस किया टू रीपे आफ्टर 1 ईयर, कि मैं इस लोन को रीपे करूंगा 1 साल के बाद। राम ने वादा किया कि मैं इस लोन को रीपे कर दूंगा 1 साल के बाद, ठीक है जी। सबसे पहली बात, राम से लोन चुकाने की बात कौन कर सकता है? लॉ कहता है प्रोमिसी, यानी कि जय। अगर जय की डेथ हो गई तो राम से लोन कौन मांग सकता है? जय के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जय के लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हैं, यस, अनलेस 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 जब कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो। फॉर एग्जांपल, राम ने कहा था कि मैं ड्राइंग बना के दूंगा तुम्हें,
राम ने कोई ड्राइंग बनाने को कहा था, ठीक है, राम लुढ़क गया, तो फिर क्या राम के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अंदर भी राम वाला टैलेंट होगा? नहीं ना। तो इसलिए जब कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का होगा तब तो राम की डेथ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, बट अगर पर्सनल नेचर का नहीं होगा तो राम की डेथ के बावजूद भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर थर्ड पार्टी, क्या थर्ड पार्टी भी परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकती है? यस, याद करो कंसिडरेशन के अंदर हमने बेनिफिशियरी वाला केस किया था। माँ बाप, दो भाइयों ने प्रॉपर्टी का बंटवारा किया, मम्मी माता जी डिमांड कर सकती है, यस। ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम किया था, ये वही तो है। तो थर्ड पार्टी भी परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकती है, यस यस। निष्ठा शर्मा कहते हैं आज की क्लास कितनी लंबी चलेगी? अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि आज की क्लास बस खत्म होने वाली है। आज छोटी क्लास है एंड मुझे एक्चुअल में डॉक्टर के पास जाना है थोड़ा मेडिसिन लेने, तो मेरा अपॉइंटमेंट ही 11:10 का है। कल की क्लास लंबी लेके इस टॉपिक को खत्म करूंगा, ठीक है। चलो, हु मे परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन कर सकता है? अब राम और जय वाले केस में कौन परफॉर्म कर सकता है? सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रोमिसर की। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोमिसर की है उसे परफॉर्म करने की। अच्छा, ध्यान रखना, ध्यान रखना, आप इसके आगे अपने शब्द भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, या फिर जो मैंने नोट्स में लिखवाए हुए हैं, जो भी मैंने नोट्स में लिखवाए हुए हैं, थोड़ा सिंपल वर्जन करके करवाया हुआ है, आप वो भी कर सकते हो इसके आगे, ठीक है। क्योंकि मेन है ये पॉइंट, हु मे परफॉर्म। हेडिंग्स इसके आगे की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी सिंपल वर्जन में कर सकते हो, जैसे मैंने आपको नोट्स में करवाई हुई है। प्रोमिसर्स का एजेंट, क्या एजेंट भी अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर परफॉर्म कर सकता है? हाँ, कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, राम की डेथ हो गई तो राम के लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। थर्ड पार्टी फॉर एग्जांपल मान लीजिए तुमने किसी को पैसा देना था, वो तुम्हें परेशान कर रहा था, 1 लाख रुपए देना था, तुम्हारे बदले मैंने उसे 1 लाख रुपए दे दिया। मैंने कहा छोड़ यार, तू तनिष्क को परेशान मत कर, अब ले 1 लाख रुपए, तुम्हें पता भी नहीं इस बात का, तो क्या तुम्हारी लायबिलिटी खत्म हो गई? यस। चाहे तुम्हें बेशक बिल्कुल तुम्हें ना पता हो कि तुम्हारे ब्याह पर मैं परफॉर्म कर चुका हूं, फिर भी तुम्हारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी? यस, तुम्हारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी थर्ड पार्टी की परफॉर्मेंस की वजह से। अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना। वेयर द प्रोमिसी एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, तो उसके बाद वो एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि वो परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर चुका है। डेट इज परफॉर्मेंस बाय अ स्ट्रेंजर। अगर परफॉर्मेंस स्ट्रेंजर यानी कि मैं स्ट्रेंजर परफॉर्म कर रहा हूं बट उसे एक्सेप्ट कर लिया है प्रॉमिसी ने, तो इसका मतलब है जो प्रॉमिसर यानी कि तुम थे उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई, इवन तो तुम्हें इस बात का पता ही नहीं था कि भाई मैंने परफॉर्म किया है तुम्हारे बिहाफ पर, और ना ही तुमने इस चीज की कभी अप्रूवल दी, बट फिर भी मैंने तुम्हारी लायबिलिटी निपटा दी तो निपटा दी, बस। अब तुम लायबल नहीं हो, अब तुम लायबल नहीं हो। ठीक हो गई इतनी बात? कल की क्लास हम ये खत्म कर देंगे टॉपिक और शुरू करेंगे रूल्स रिगार्डिंग जॉइंट प्रॉमिस से। आज मेरा थोड़ा एक डॉक्टर से बस मेडिसिन लेने जाना है मुझे, तो कल हम खत्म करेंगे इसे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।